हेमंत जी सभ्यता का संकट को एक दूसरे रूप में रखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम एक वैकल्पिक सभ्यता अल्टरनेटिव सिविलाइजेशन जो है हम प्रस्तुत करें। ठीक है, नंद किशोर आचार्य ने भी संकट की सभ्यता पर विचार किया है, लेकिन दो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत परेशान करती हैं। एक तो है कि जो बौद्धिक धरातल पर या चिंतन के धरातल पर जो कुछ लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते समझते हैं, मतलब एक बौद्धिक विमर्श है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, जो पढ़े लिखे लोगों के बीच ही सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है। मेरी चिंता यह है कि जो सही अर्थों में बौद्धिक विमर्श है वह सामाजिक विमर्श में कैसे रूपांतरित हो। ये किताब जो घनश्याम जी की है वह बहुत कुछ सोचने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम जिसे आदिवासियत कहते हैं वो आदिवासियत भी संकट में, आदिवासी भी संकट में। मानिए ये जो पूरा समय है वही संकटग्रस्त समय, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो संकट विहीन हो। मैत्री संकट में, अपवाद की बात हम नहीं कह रहे, अपवाद तो सभी जगह होते हैं। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इन ये सभी अपवाद वाली कैटेगरी में, उसी श्रेणी में ये आते हैं या इन्हें रखा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना भयावह संकट है, समय है, कि जिसमें शब्द संकट में है, भाषा संकट में है, घर संकट में है, परिवार संकट में है, संबंध संकट में है, विचार भी संकट में है, सब कुछ संकट में। इसको बनाया गया है। कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं, वो मानव निर्मित है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि उस पर कई जगह घनश्याम जी ने अपनी पुस्तक पर में बल दिया। अब ये जो नव उदारवादी अर्थव्यवस्था आई या भूमंडलीकरण आया, उसका अपना एक पूरा इतिहास है। हमें किसी भी विषय पर विचार करते हुए एक लंबे समय से हमें लगता है, जो भारतवर्ष में भी प्रचलित है, विदेशों में कम है लेकिन वहाँ भी है। मैं अक्सर लोगों से ये पूछता हूँ कि मुझे किसी एक किताब का आप नाम बताओ दुनिया में जिसमें 80 के दशक में जो परिवर्तन हो रहे थे और 90 के दशक में जो परिवर्तन हुए, उसमें सब कुछ को, चाहे वो ज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, विचार का कोई भी क्षेत्र हो, अनुभव का कोई भी क्षेत्र हो, मेरा मतलब राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, तकनीक, खोज, रिसर्च, एनवायरमेंटल साइंस, कुछ भी हो, जो भी कल्चर, सबको एक साथ जोड़ करके किसी ने विस्तार के साथ विचार किया हो, कोरिलेट किया हो। अभी तक किसी ने हमें कुछ ने कहा कि हाँ उन्होंने किया, तो वो छिटपुट ढंग से। ये सारी चीजें बहुत व्यवस्थित ढंग से चली हैं, और अभी जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि जो मानव मस्तिष्क है, ये जो ह्यूमन माइंड है, इस ह्यूमन माइंड को केवल कंट्रोल कर लेने के लिए नहीं, नियंत्रित कर लेने के लिए नहीं, उसे अपनी इच्छानुसार उसे सोचने, विचारने के लिए बाध्य करने के लिए शक्तियां इतनी अधिक प्रबल है। अरबों डॉलर के उस पर रिसर्च किए जा रहे हैं कि किस तरह से ये हो जाए। तो होगा क्या? होगा, या भारतवर्ष में ये हो चुका हुआ है बहुत हद तक। यूनिवर्सिटियां खाक हो चुकी हैं। जब हम ये कहते हैं तो आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप ऐसा मत समझिए कि मैं किसी आवेग या आवेश में मैं बात कर रहा हूँ। पूरी यूनिवर्सिटी के इतिहास से लेकर के यहाँ तक चलेंगे। हम लोगों ने भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने पढ़ाने का काम किया है। तो सारी संस्थाएं खत्म हो रही है, और यह कहा जा रहा है, इस पर कई बेहतरीन किताबें आई हैं। 2018 में किताब आई, फिर बाद में भी किताब आई कि हाउ डेमोक्रेसी डाइज, लोकतंत्र जो है वह समाप्त कैसे होता है।
और लेखकों ने बतलाया और ठीक ही बतलाया कि अब डिक्टेटरशिप के लिए या किसी भी देश में को कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, वो सब पहले होता था। वो डेमोक्रेसी के भीतर से, चुनाव के भीतर से ही एक फासिस्ट जो है वो जन्म लेता है, और इस तरह से जिसे हम लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, उदारवादी लोकतंत्र, वह पूरे के पूरी तरह से खतरे में है। अब यहाँ सवाल यह है कि केवल सभ्यता का ही संकट नहीं है, चारों ओर संकट है, हम सभी लोग संकट में घिरे पड़े। हिंदी के एक अच्छे कहानीकार थे, हेमंत जी जानते ही होंगे, मानते भी उनको रहे होंगे, रमेश उपाध्याय। रमेश उपाध्याय की कोरोना में डेथ इसलिए हुई कि बेटियां छटपटाती रहीं, लेकिन ऑक्सीजन देने के लिए कोई हॉस्पिटल जो है उसमें तैयार नहीं। तो ये गवर्नमेंट का फेल्योर होना नहीं है, ये कितना बड़ा नेक्सस है वर्ल्ड लेवल पर, जिसमें हेल्थ भी जुड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस जुड़ता है, इसमें सारी चीजें जुड़ती हैं कि आप जो है हमारे अधीन हो जाए। इन चीजों को समझने के लिए जब हम आदिवासियत कहते हैं तो हमको इनकी परतों को खोलना होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आदिवासियत अपने आप में एक भोला शब्द लग सकता है, लेकिन इसके भीतर जितनी विशेषताएं छुपी हुई हैं, उन विशेषताओं को, इनकी खासियतों को, इनकी अच्छाइयों को, उनके गुणों और सद्गुणों को नष्ट करने की कैसी कोशिश की जाती रही। मैं केवल 2-4 उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि चीजें को कैसे कोरिलेट किया जाना चाहिए। जून 1991 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की। ये जो पॉलिसी हुई या जो भूमंडलीकरण हुआ, वो भूमंडलीकरण नहीं था, वो अमेरिकीकरण था। मैं नाम भूल रहा हूं, किसिंजर ने इसको कहा है कि भूमंडलीकरण और कुछ नहीं, अमेरिकीकरण। अब आप देखिए कि जून 1991 में नई आर्थिक नीति आई, और इस नई आर्थिक नीति के साथ, जिसको मैं उन्नीभू कहता हूं, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण को हमेशा भूमंडीकरण कहना चाहिए कि पूरी पृथ्वी जो है वह हमारे लिए एक मंडी है, एक बाजार है, जबकि लोगों ने इसे भूमंडलीकरण ही कहा। और इसको मैं उसी समय से लगभग 30 वर्ष से मैं इसको दुष्ट त्रयी कहता हूं। मैं ये जो निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण है, जिसको अंग्रेजी में एलपीजी भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो आप देखें कि जून में ये आती है थ्योरी, ये पॉलिसी हमारे देश की सरकार बनाती है, और इसके लगभग 1 वर्ष के बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ध्वंस होता है। दिक्कत ये है, वो कुछ हमारे समाजशास्त्रियों में भी है, हिंदी के कवियों लेखकों में भी है, कुछ आलोचकों में भी है, कि वो घटना विशेष को अपने में स्वतंत्र मानकर ही विचार करते हैं। ऐसा नहीं होता, कोई भी घटना स्वतंत्र अपने में नहीं होती। आज अगर केजरीवाल से सीबीआई दिल्ली में पूछताछ कर रही होगी तो ये आज की ही घटना ये नहीं है। इसको अगर किसी दिल्ली के आप सरकार के वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष के साथ जोड़ करके देखे तो वो भी नहीं। कड़ियाँ बहुत एक दूसरे से जुड़ती हैं, और बड़ी सावधानी के साथ हमें उन कड़ियों को देखना चाहिए और खोलने की कोशिश करनी चाहिए। 2000 में इन सारी पॉलिसी को बने हुए और दुनिया में भूमंडलीकरण या भूमंडलीकरण को टहलते हुए और दुनिया के देशों को बाध्य करते हुए, शर्त कोई नहीं जानता कि आईएमएफ से जब इंदिरा गांधी ने पहली बार 1982 में कर्ज लिया था तो उसकी शर्तें क्या थी, और दूसरी बार जब कर्ज लेने की शर्तें इतनी प्रबल हो गई तो उन्होंने कर्ज नहीं लिया, बाद में उनका मर्डर। ये सारी चीजें इतनी तहदार हैं, इतनी पेचदार हैं कि इसको समझने में, इसको सोचने में, इसके लिए तथ्य इकट्ठे करने में भी बहुत समय लगता है।
2000 में आप देखिए, ध्यान से आप देखिए, 2000 में केंद्र में राज्य की सरकार थी, 24 पार्टियों के गठबंधन की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उसी समय 3 हिंदी प्रदेशों को विभाजित करके 3 नए राज्य बनाए गए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ये किसके लिए बनाए गए? मैं उसी समय से कहता था, फैसल अनुराग वगैरह थे, हमारे एक मित्र थे अच्छे खासे सोसाइटी का, अशोक सिन्हा, उनका निधन हो गया, और हम लोगों ने प्लान बनाया था कि आप अगर लिखिएगा छत्तीसगढ़ पर या मैं छत्तीसगढ़ पर, तो आप झारखंड पर और एक साथी उत्तराखंड। इसे केवल स्वीकार कर लिया गया, और मैं आश्चर्य आज भी करता हूं, उस समय भी करता था, कि जिसको हम पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहते हैं, वो क्या कम है या मेरी समझ कम है? तो मैं अपनी समझ को कम इसलिए नहीं कर सकता कि 2000 से लेकर 2023 तक का इन तीनों राज्यों का इतिहास हमारे सामने, चैप्टर टू चैप्टर हम इसको खोल सकते हैं। अब आप लोग बताएं कि छत्तीसगढ़ में 2000 से पहले माओवादी कहां थे? जिसको माओवादी पार्टी कहते हैं, उसका तो गठन ही 2004 में हुआ था। कारपोरेट्स, ये अडानी कहां थे? ये गुड्डा कहां था? ये जिंदल कहां थे? ये पतरातू कहां था? अब आप जोड़ते चलिए, पूरे छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। उत्तराखंड जल का स्रोत था। 2000 के पहले पानी की बोतलें कहां थी, जो हम सभी? उत्तराखंड जल का स्रोत है। और ये जो हिमालयन वाटर है, जो हम एयरपोर्ट वगैरह पर लेते हैं, हिमालयन वाटर ही लिखा हुआ, उसका 5-6 वर्ष पहले एक छोटे इतने बड़े की 70 या 72 रुपए कीमत थी, प्योर हिमालयन वाटर। तो जल स्रोत जो है, उस जल स्रोत पर कब्जा कर, माइंस जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, उस पर कब्जा करना। माइंस के ऊपर कौन है, जंगल के ऊपर कौन है? वे उनकी सबसे प्यारी संतानें हैं, जिसे कि लोग आदिवासी कहते हैं। ये हमेशा सोचना होगा कि इसको लोगों ने गुजारा कैसे और खत्म कैसे किया। अगर हम भारतवर्ष को ही देखें तो भारत में कपूतों की संख्या ज्यादा है और सपूतों की संख्या कम। यहाँ सारे सपूत आप लोग बैठे हुए हैं, और हमको भी सपूतों के बीच में बैठ करके थोड़ा सपूत होने या बनने की इच्छा होती है। अर्थात पृथ्वी के नीचे जो भी खनिज पदार्थ हैं, मूल्यवान पदार्थ हैं, कोयला से लेकर हीरा तक, उसे पृथ्वी ने अपने गर्भ में धारण किया हुआ है। और उसके ऊपर जंगल में रहने वाले और पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी, जिन्हें कि आप जंगली कहते हैं। अर्थात ये इसकी हिफाजत तुम कर सकते। ये जो मैदानी इलाके के जो लोग हैं, और जो एक मैदानी कल्चर अगर हम ऐसा बनाएं कि जो मैदानी संस्कृति होती है, तो फिर इस भूमंडलीकरण के बाद हमला होने लगा, कारपोरेट्स आने लगे। अगर आप अडानी की हिस्ट्री देखिए, 1986 में अडानी गुजरात में, अहमदाबाद में, अपने एक साथी के स्कूटर की पीछे वाली सीट पर बैठ करके चला गया। भूमंडलीकरण से फायदा किसको हुआ? कितने हिंदुस्तान में अरबपति 2000 के 1991 के पहले थे, और 1991 के बाद ये बढ़ते गए। अभी दुनिया का संभवतः 1 वर्ष पहले तक ये तीसरा देश था जहां अरबपतियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नवंबर-दिसंबर 2022 तक 10 लाख कुछ हजार भारतीय भारत की नागरिकता छोड़ करके सभी बाहर चले। ये लुटेरे, भारत में भारतीय लुटेरे, ये आर्टिकल मैंने बहुत पहले लिखा था। तो अब जो है सो आदिवासियत की रक्षा, आपने ग्रीन हंट ऑपरेशन चलाई। मनमोहन सिंह ने कहा था कि सबसे अधिक खतरा जो है वो इन लोगों से,
तो एक आदिवासी संस्कृति है जो पूरी तरह से वो केवल मनुष्य केंद्रित नहीं है, वो जीवन केंद्रित है। उसमें हवा है, उसमें धूप है, उसमें जीव जंतु हैं, उसमें वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, पत्थलगड़ी है, सहजीविता और सहभागिता, ये उनके दो मुख्य लक्षण हैं। यह सब कुछ मुझे लगता है कि सहजीविता और सहभागिता पर अपनी कविताओं में और कविताओं के बाहर जिस तरह से अनुज लुगुन ने बात की है, उसके बाद मैंने घनश्याम जी की इस पुस्तक में इन दो अभिलक्षणों को देखा और अब मेरे दिमाग में है, जसिंता के यहाँ भी कुछ चीजें होंगी, कि अब देखा जाए कि किन किन आदिवासी लेखकों ने, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, सहजीविता और सहभागिता की बात की। आज पूरी पृथ्वी संकट में, पूरी, इसलिए मैंने जो पृथ्वी से खनिज का दोहन कर रहे हैं, इसे मैंने बलात्कारियों की संज्ञा दी थी और मैंने ये लिखा भी था कि लड़कियों स्त्रियों से जो बलात्कार होता है वह और पृथ्वी से जो बलात्कार हो रहा है वह दोनों लगभग एक है। क्यों? क्योंकि दोनों सृजन करती हैं। पृथ्वी पर ही सब कुछ उगाया जाता है, चाहे कि पत्ती हो, वो जो कुछ हो, वो पृथ्वी से उत्पन्न, पृथ्वी से, मिट्टी से। हमने पूरा शहर कंक्रीटों का बना दिया। अब इसी मधुपुर में आते हुए हमने देखा कि यहाँ का जो सब डिवीजन जो बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग हमने देखी, वो पूरी उसी तरह से एक असली और बेशर्म किस्म का फूहड़पन और अंधी नकल में ये पूरा देश चल रहा है, इसको चलाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, ये सवाल सामाजिक स्तर पर भी है, एक्टिविस्टों के लिए भी है, बौद्धिकों, चिंतकों, विचारकों, संस्कृति कर्मियों, कवियों, लेखकों, ये सब के लिए, कि ऐसे समय में हम क्या करें। खुद मैं 30 वर्ष से छटपटाता हूं एक ही जगह में लिखने पढ़ने की या बोलने की। इस समय यह किया जा सकता है कि जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, अब आदिवासियों में भी कैटेगरीज हो चुकी हुई। हम इस कैटेगरी, जब रामदयाल मुंडा को कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के लिए टिकट दिया था, तब हमने, और उनकी हार, मैंने उसी समय कहा था कि रामदयाल मुंडा की हार होगी। वो फैसला किया, किसी ने हमको कहा था कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं कहा देखते चलिए। और उसके बाद जब वो हार गए तो मैंने काट के लिखा 2010-11 का कोई जमाना रहा होगा, इनकी हार क्यों हुई। उसमें हमने देखा कि जिस विधानसभा क्षेत्र से वो प्रत्याशी थी कांग्रेस की, उसमें जो 19-20 और प्रत्याशी थे, उसमें मुंडा प्रत्याशियों की संख्या इन्हें छोड़कर 10 थी और ये 11 में थे। हम कहना केवल यह चाहते हैं कि मुंडारी समाज एक आदिवासी समाज है, वहां भी एकता, अर्थात आदिवासियों में जो कुछ लोग शिक्षित हो गए हैं, नाम नहीं लिया देना चाहता हूं, यहाँ बड़े अधिकारी रहे हैं, नाम भी आप ले सकते हैं, वो कहाँ गए, कैसे गए, उनकी चिंता में उनका समाज रहा या उनकी चिंता में वो स्वयं रहे। आदिवासी समाज स्वनिष्ठ समाज नहीं, ये सेल्फ सेंटर्ड समाज नहीं, इसमें सोसाइटी को महत्व दिया गया है। और जो कैपिटल, जो पूंजी इस समय पूरी दुनिया में नंगे ढंग से नाच रही है, वह पूंजी जो है उसने व्यक्तिवाद को इतना अधिक बढ़ावा दे दिया है कि कवियों, लेखकों, विचारकों तक में, अगर आप दूरबीन से देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा, तो हमें वहां भी चीज देखने को मिलेगी। हमारा नाम हमारा यश, क्या होगा हमारा नाम हमारा यश लेकर?
घनश्याम जी ने अपनी पुस्तक के जरिए एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। ये इतने बड़े सवाल हैं कि उन पर किसी एक मीटिंग में, एक बैठक में बात नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि पुस्तक का शीर्षक ही है सभ्यता का संकट, ये मनुष्यता का संकट भी है, ये पृथ्वी का संकट है, ये जीवन का संकट है। संकट में हवा भी है, संकट में जल है। झांसा देने वाले नमामि गंगे कहेंगे 20,000 करोड़। नमामि गंगे का असर क्या? गंगोत्री से जो बहने वाली गंगा है उसका क्या हुआ? अब आप ऐसे जहाज ले चल रहे हैं जिसका कि किराया ही लाखों लाखों में है, और लोग जो है सो पैसे वाले जश्न कर। पूरा देश गिरवी हो चुका हो, मेरी समझ से पूरा देश गिरवी। अब सवाल यह है, जो मुझे पहले पहले लगता था कि एक जनक्रांति की आवश्यकता है, और ये मार्कंडेय काटजू ने भी कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। लेकिन सवाल है कि ये कैसे होगा? आदिवासियन, यहाँ पर जितने लोग हम लोग हैं उसमें हम समझते हैं कि मुश्किल से 4-5 आदिवासी होंगे, 7, और सभी, हाँ वही 7-8। ज्यादा संख्या जो है वो गैर आदिवासियों की। अब कहने के लिए कोई यह कह सकता है, कोई हमारे आदिवासी साथी और मित्र ये कह सकते हैं कि रविभूषण जी आप क्यों बोलते हैं, आप तो गैर आदिवासी। शरीर से होना और चेतना के स्तर पर होना और संवेदना के स्तर पर होना, दोनों में अंतर है। हम सभी शरीर से मनुष्य हैं, लेकिन उसी में हमने लिखा कि यह मनुष्य होने का समय है, कोरोना पीरियड, कि हम सोचें दूसरे के बारे में। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कविता में और फिर फिल्मी गीतों में भी इस तरह की बातें कही गई। तो मनुष्य का जो गुण है मनुष्यता, वह खत्म होती चली गई, मनुष्य रह गए शरीरदार। आदिवासियों का जो गुण है आदिवासियत, वह भी समाप्त होती जा रही है। बचे हुए हैं कुछ हैं, लेकिन हमें वो लगते हैं गांव में बचे हुए हैं, लेकिन उनके बच्चे जो पढ़ने के लिए शहरों में जाते हैं, जिनको नौकरियां मिल जाती हैं, शहर केवल कीटाणु उत्पन्न करता है। और अच्छी बात तो घनश्याम जी ने अपनी किताब में नगरीकरण को लेकर के भी कही, अर्बनाइजेशन, जिस पर पहले जो है सो सोशियोलॉजिस्ट ज्यादा विचार करते थे कि भारत में नगरीकरण जो हुआ वह कैसे हुआ, क्या हुआ। कोई प्लानिंग नहीं। स्वतंत्र भारत में अगर ला कॉर्बूजिए ने नेहरूवियन पीरियड में अगर चंडीगढ़ का निर्माण किया, तो देखिए चंडीगढ़ वो एक आइलैंड की तरह दिखाई देता है। तो ये जो नगर हमें देता क्या है? हम वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, वहाँ नौकरियां प्राप्त करने के लिए जाते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो तब या वो निजी नौकरियां हो तब, उससे हम ग्रहण करते हैं। कंज्यूडरिज्म माने मनुष्य को अब मनुष्य के रूप में रहने नहीं दिया गया है, ये एक पदार्थ हो गया है। माने मनुष्य का पदार्थीकरण हो गया है। आप ये कह सकते हैं कि कमोडिटाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये मनुष्य का पदार्थीकरण है। इसलिए हमारी आवश्यकता क्या है इसको हम निर्धारित नहीं करते हैं, इसको बाजार निर्धारित करता है। बाजार हमारे घर की कुंडी खटखटा रहा है, कॉल बेल बजा रहा है, हम उसे अपने मोबाइल में पॉकेट में लिए हुए चल रहे हैं, वो विज्ञापित कर रहा है। इससे हुआ क्या है? इससे हुआ यह है कि मनुष्य जो थोड़ा सोचता विचारता था, निर्णय लेता था कि हम लक्स ही लगाएंगे या हमाम लगाएंगे या रेक्सोना लगाएंगे या पियर्स या खस साबुन का इस्तेमाल करेंगे, अब साबुन की एक भीड़ आ गई और उसमें आता है यह सुगंधित साबुन, तो मन करता है चलो इसको कर लो। इसलिए मन को इसने और चंचल कर दिया और विवेक को क्षीण कर दिया। यह मस्तिष्क पर यह हमला है, ये बाजार ने किया है। और बाजार की अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बाजार की संस्कृति भी है और बाजार का समाज भी है। तो चीजें इतनी गड्ढमड्ढ है, आपस में लिपटी हुई है। और मैं आपको सच कहता हूं कि मैं पहली बार मधुपुर आया, लेकिन मुझे बहुत अधिक खुशी हो रही है। और शायद मैं घनश्याम जी के सौजन्य से
और शेखर को तो मैंने कई बार कहा था कि कुछ ऐसे इंटीरियर में आदिवासी गांव में चले जहां हम भी देखें चीजें बदल रही हैं। स्थूल धरातल पर तो हम देख सकते हैं कि चीजें बदल रही हैं, लेकिन सूक्ष्म धरातल पर, हमारी चेतना के स्तर पर और संवेदना के स्तर पर ये चीजें किस तरह बदली जा रही हैं, इसको हम तुरंत लक्षित नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। ये पुस्तक एक गंभीर पुस्तक है, ये पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए।